बुढ़ापे में अगर चैन की रोटी खानी है तो यह चार काम की हवा औलाद को कभी भी नहीं लगने देना। प्रिय दर्शकों, बुढ़ापा एक ऐसा पड़ाव है जहां हर इंसान सुकून चाहता है, इज्जत चाहता है और सबसे ज्यादा अपनों का साथ चाहता है। लेकिन अफसोस, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो बुढ़ापे को सुकून भरा नहीं बल्कि तन्हाई और बेबसी का दौर बना देती हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा सुकून भरा हो, लेकिन अफसोस कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हमारी अपनी ही बनाई हुई होती हैं, और यही गलतियां हमें उस अकेलेपन की ओर धकेल देती हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा चैन से गुजरे तो इन चार गलतियों से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह चार गलतियां ही हैं जो आपकी औलाद को आपसे दूर कर सकती हैं और आपको एक दिन एहसास होगा कि सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं बचा। तो दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए उन चार गलतियों को बारीकी से समझते हैं। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सूरज धीरे धीरे अपने सुनहरे किरणों के साथ जगत को रोशन कर रहा था, लेकिन रंजना की झुग्गी में यह उजाला सिर्फ एक और थकान भरा दिन लेकर आता था। एक छोटा सा कमरा जो अब घर कहलाने की आदत डाल चुका था, में तीन छोटे छोटे बर्तन चूल्हे के पास पड़े थे। रंजना की सुबह हर दिन इन बर्तनों को धोने और बच्चों के लिए किसी तरह खाना जुटाने की चिंता से शुरू होती थी। रंजना के पास समय तो था, लेकिन जीवन की कड़ी चुनौतियों ने उसे इतना थका दिया था कि वह हर सुबह अपने आप को समझाने में थोड़ा वक्त लेती। उसकी उम्र अभी 40 के करीब थी, लेकिन चेहरे की झुर्रियां और बालों में झांकती सफेदी उसे कहीं अधिक बूढ़ा दिखाती थी। उसके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा अर्जुन, लगभग 20 साल का, जिस पर वह कभी बहुत गर्व करती थी, लेकिन अब वह गलत संगत में पड़ चुका था। दूसरा बेटा ऋषभ, 18 साल का, शांत और पढ़ाई में रुचि रखने वाला था। सबसे छोटी थी संध्या, उसकी 16 साल की बेटी। संध्या परिवार की आशा थी, क्योंकि उसमें न केवल जिम्मेदारी का भाव था बल्कि उसमें एक अद्वितीय कला कौशल था। अर्जुन, ये क्या कर रहा है तू? ये जेब में क्या छिपा रखा है? रंजना ने अपने बेटे को एक दिन टोकते हुए पूछा था। अर्जुन ने झुंझला हुए अपनी मां की ओर देखा। मां, हर बात में टोकने की आदत मत डाल, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। अर्जुन का व्यवहार रंजना के दिल को चोट पहुंचाता था। एक वक्त था जब वह अर्जुन को अपनी सारी उम्मीदों का केंद्र मानती थी, लेकिन अब उसका बेटा गली के आवारा लड़कों के साथ दिन भर घूमता, छोटी मोटी चोरी करता और नशे का आदी बनता जा रहा था। दूसरी ओर संध्या रंजना के लिए सुकून की वजह थी। वह दिन भर अपने पुराने पेंसिल और कागजों से कुछ ना कुछ नया बनाती रहती। उसकी बनाई गई तस्वीरें दीवार पर लटके भगवान के चित्रों से भी अधिक जीवंत लगती थीं। मोहल्ले के लोग कहते, रंजना तेरी बेटी तो बड़ी कलाकार है, इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा नाम दिला। पर रंजना की परेशानी यही थी, गरीबी के चलते वह संध्या की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती थी। मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये स्केचबुक ला दो, संध्या ने एक दिन मां से कहा था। रंजना ने उस दिन अपना पुराना पायल गिरवी रख दिया और संध्या के लिए एक स्केचबुक और कुछ रंगीन पेंसिलें खरीद लाई। जब उसने वह किताब और पेंसिलें बेटी को सौंपी तो संध्या की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। ऋषभ हमेशा चुपचाप अपनी मां की मदद करता। उसकी एक खास बात थी, वह अपने छोटे सपनों में भी बहुत खुश रहता। भैया, तुम मुझसे क्यों नहीं लड़ते जैसे अर्जुन भैया करते हैं? संध्या ने एक बार ऋषभ से पूछा। ऋषभ मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे जैसे कलाकार से कोई कैसे लड़ सकता है? उस शाम अर्जुन का एक दोस्त घर आया। उसका नाम सुदीप था। सुदीप की शक्ल और चाल ढाल से ही वह खतरनाक लगता था। अर्जुन, बाहर आ, उसने तेज आवाज में पुकारा। रंजना ने झरोखे से देखा। सुदीप के हाथ में कुछ सामान था जो किसी अपराध की ओर इशारा कर रहा था। रंजना समझ गई कि अर्जुन किस ओर जा रहा है। यह सुदीप कौन है? रंजना ने अर्जुन से सख्ती से पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, मां,
तू उसके बारे में चिंता मत कर, वह मेरे दोस्त से बढ़कर है। रंजना ने ठान लिया कि वह अपनी बेटी को इस नरक से दूर ले जाएगी। संध्या, अब मैं तुम्हें किसी ट्यूशन क्लास भेजूंगी, तुम्हें यह कला जारी रखनी है, रंजना ने बेटी से कहा। संध्या को कला की शिक्षा दिलाने के लिए रंजना ने एक घर में अतिरिक्त सफाई का काम पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन के कारण उनका जीवन और कठिन होता जा रहा था। अर्जुन का सुदीप के साथ मिलकर काम करना और उनके बीच कुछ संदिग्ध बातें होने लगी। एक दिन सुदीप ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी बहन बहुत होशियार है, उसके साथ एक काम है। अर्जुन को यह समझने में देर नहीं लगी कि सुदीप किस ओर इशारा कर रहा है। संध्या की प्रतिभा और सरल स्वभाव न केवल मोहल्ले वालों के लिए बल्कि अर्जुन और सुदीप जैसे लोगों के लिए भी ध्यान आकर्षित करने का कारण बन चुका था। सुदीप का इरादा साफ था, उसकी नजर संध्या की मासूमियत और उसकी कला पर थी। एक रात जब अर्जुन और सुदीप मोहल्ले के कोने पर बैठे थे, सुदीप ने अर्जुन से कहा, तेरी बहन बड़ी खास है, उसकी पेंटिंग्स तो कमाल की हैं। अगर उसे सही जगह बेच दिया जाए तो तुझे और मुझे लाखों मिल सकते हैं। अर्जुन के भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। एक ओर उसकी बहन थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था, और दूसरी ओर उसकी लालच और सुदीप का दबाव। लेकिन वह मेरी बहन है, अर्जुन ने हल्के स्वर में विरोध किया। ओए, बहन बहन की छोड़, पैसे की सोच, जो मैं बोल रहा हूं वो कर, तेरा घर संभल जाएगा, सुदीप ने उसकी ओर झुकते हुए कहा। अर्जुन ने चुपचाप सिर झुका लिया। रंजना को अर्जुन के बदलते व्यवहार और उसके दोस्तों पर शक बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि कुछ बड़ा गलत होने वाला है। उसने एक शाम अर्जुन को रोककर पूछा, तू दिन रात इन गली के लड़कों के साथ क्यों घूमता है? क्या चल रहा है? मां, तुझे हर बात में टांग अड़ा की आदत है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, अपने काम से काम रख, अर्जुन ने गुस्से से जवाब दिया। रंजना का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि उसका बेटा उससे दूर होता जा रहा है। उसी दौरान संध्या को पास के एक कला प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। यह प्रतियोगिता शहर के प्रति कला केंद्र में होनी थी। संध्या के ट्यूटर मिस शुभ्रा ने उसे प्रोत्साहित किया, संध्या, यह तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका है, तुम इसमें जीत सकती हो। संध्या के चेहरे पर चमक आ गई। क्या यह सच में संभव है मैडम? बिल्कुल, तुम मेहनती हो और प्रतिभावान भी, बस अपनी पेंटिंग्स तैयार करो, मैडम ने उसे आश्वासन दिया। यह पहली बार था जब संध्या को अपनी कला को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला। रंजना भी यह सुनकर उत्साहित हुई, लेकिन उसकी चिंता थी कि वह संध्या की कला सामग्री और यात्रा खर्च कैसे उठाएगी। दूसरी ओर सुदीप और अर्जुन ने मिलकर एक गहरी साजिश रची। सुदीप ने कहा, इस प्रतियोगिता के बहाने उसे अकेला बाहर भेजते हैं, फिर वहां से उसे किडनैप कर लेंगे, उसे बेचने का प्लान पक्का है। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, लेकिन वह मेरी बहन है, इससे हमारी बदनामी होगी। सुदीप ने उसकी दुविधा का फायदा उठाया। अगर तुझे पैसे नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन याद रख, यह मौका एक बार ही आएगा। अर्जुन चुप हो गया। संध्या ने प्रतियोगिता के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसके पास रंगों की कमी थी, लेकिन उसने अपनी पुरानी सामग्री से काम चलाया। एक शाम जब वह अपनी पेंटिंग पूरी कर रही थी, ऋषभ ने उसकी मदद की। दीदी, तुम इतनी सुंदर पेंटिंग कैसे बना लेती हो? ऋषभ ने पूछा। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं पेंटिंग करती हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में हूं। वहां कोई दुख नहीं, सिर्फ खुशी है। ऋषभ ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम एक दिन बहुत बड़ी कलाकार बनोगी, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूं। प्रतियोगिता का दिन आ गया। रंजना ने बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाए और संध्या को शहर भेजने की तैयारी की। उसने अर्जुन से कहा, तू अपनी बहन को वहां छोड़ा, देख उसे कोई परेशानी ना हो। अर्जुन ने सिर हिला दिया। जब बस स्टेशन पर संध्या जाने लगी तो उसने मां को गले लगाया। मां, मैं तुम्हारे सपनों को जरूर पूरा करूंगी। रंजना की आंखों में आंसू थे। उसने बस यही कहा, संध्या, भगवान तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन और संध्या बस में सवार हो गए। यात्रा के दौरान संध्या अपने सपनों और पेंटिंग्स के बारे में अर्जुन को बता रही थी। भैया, मैंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसमें मां की सारी परेशानियों को खत्म होते हुए दिखाया है। अर्जुन ने उसकी बात सुनी।
लेकिन उसके भीतर एक और ही द्वंद्व चल रहा था। रास्ते में जब बस एक ढाबे पर रुकी, अर्जुन ने सुदीप को फोन किया, हम लोग पहुंच रहे हैं, बाकी काम तुम देख लो। संध्या ने कुछ भी महसूस नहीं किया, वह बस अपने सपनों में खोई हुई थी। जब बस शहर के बाहरी इलाके में पहुंची, अर्जुन ने अचानक कहा, संध्या, मैं थोड़ी देर में आता हूं, तुम यहीं रुको। जैसे ही अर्जुन गया, सुदीप और उसके आदमी आए और संध्या को जबरदस्ती एक गाड़ी में बैठा लिया। संध्या ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन सुदीप ने उसका मुंह बांध दिया। चुप रह, वरना यहीं खत्म कर देंगे, सुदीप ने धमकाया। संध्या को एक सुनसान इलाके में ले जाया गया। यह एक पुरानी हवेली थी, जहां पहले से कई लड़कियों को रखा गया था। संध्या की आंखों में आंसू थे। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। तुम्हारी पेंटिंग्स अब हमारे लिए पैसे कमाएंगी, सुदीप ने क्रूरता से कहा। उसी इलाके में प्रफुल्ल नाम का एक व्यक्ति, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता था, अपने काम में व्यस्त था। उसने हवेली के पास कुछ अजीब हरकतें देखी। यहां कुछ गड़बड़ है, उसने सोचा। प्रफुल्ल ने ठान लिया कि वह पता लगाएगा कि अंदर क्या हो रहा है। संध्या को एक सुनसान हवेली में लाया गया। चारों ओर घने पेड़, टूटी हुई खिड़कियां और सीलन भरी दीवारें थीं। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके थे और कोनों में अजीब सी गंध थी। संध्या को वहां जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया गया। मुझे यहां क्यों लाए हो, मुझे जाने दो, संध्या ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके चिल्लाने पर सुदीप के आदमी ने जोर से थप्पड़ मारकर कहा, चुप रहो, अब तुम्हारी आवाज बस हमारी शर्तों पर निकलेगी। संध्या ने दर्द से अपना चेहरा पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर के साथ साथ हिम्मत भी झलक रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं यहां से निकलूंगी। बिस्तर और एक टूटा हुआ शीशा था। खिड़की पर मोटे लोहे की ग्रिल लगी थी, जिससे बाहर देखना मुश्किल था। दरवाजे के बाहर 2 पहरेदार तैनात थे, जो समय समय पर दरवाजा खोलकर उसे डराने की कोशिश करते। संध्या के पास कुछ भी नहीं था, सिवाय उस उम्मीद के जो उसकी मां ने उसे दी थी। उसे अपनी मां और भाई रश्मि की याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि अगर रश्मि यहां होता तो वह जरूर उसकी मदद करता। अर्जुन को हवेली से लौटने के बाद चैन नहीं मिला। उसके दिमाग में संध्या के चेहरे की मासूमियत बार बार घूम रही थी। उसने सोचा, मैंने क्या किया? क्या मैं इतना गिर चुका हूं कि अपनी ही बहन को बेच दिया? उस रात अर्जुन शराब के नशे में डूब गया। उसकी आंखों के सामने बार बार संध्या की बातें और उसकी पेंटिंग्स का दृश्य आता रहा। मां को क्या बताऊंगा? अर्जुन से कैसे नजर मिलाऊंगा? वह बड़बड़ाता रहा, लेकिन सुदीप का डर और लालच उसे वापस अपने पछतावे पर हावी होने नहीं दे रहा था। हवेली के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने वाला प्रफुल्ल एक समाज सुधारक और एक उत्साही युवा था। उसने अपनी जिंदगी गरीबों की मदद करने और बुरे कामों के खिलाफ आवाज उठाने में लगा दी थी। उस रात जब वह अपने स्कूटर से लौट रहा था, तो उसने हवेली के पास एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी देखी। गाड़ी पर बैठे आदमी ने उसे घूर कर देखा और अपनी रिवॉल्वर दिखाकर डराने की कोशिश की। यह जगह कुछ गड़बड़ है, प्रफुल्ल ने सोचा। कमरे में बंद संध्या ने बाहर से आती आवाजों पर ध्यान देना शुरू किया। उसे एहसास हो गया कि 2 आदमी रात को पहरा दे रहे थे और एक तीसरा आदमी कमरे के ठीक बाहर सो रहा था। उसने बिस्तर के पास पड़े एक जंग लगे लोहे के टुकड़े को देखा। उसने सोचा, अगर मैं इसका सही इस्तेमाल करूं तो शायद बाहर निकल सकूं। रात करीब 2 बजे जब सब कुछ शांत था, उसने दरवाजे के नीचे से झांक कर बाहर का जायजा लिया। वहां का पहरेदार धीरे धीरे ऊंघ रहा था। संध्या ने लोहे के टुकड़े से दरवाजे के हैंडल को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी वह आदमी जाग गया। अरे क्या कर रही है? उसने चिल्लाया। संध्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने तुरंत लोहे के टुकड़े को उठाकर दरवाजे पर जोर से मारा। दरवाजे से एक तेज आवाज हुई और पहरेदार ने अंदर झांक कर कहा, अब देखता हूं तुझे। उसने दरवाजा खोला, लेकिन तभी संध्या ने उसकी आंखों में धूल झोंक दी और बाहर की ओर भागी। जैसे ही संध्या बाहर भागी, उसने देखा कि मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था। पीछे से पहरेदार चिल्ला रहे थे। एक आदमी ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। यहां से निकलने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, उसने धमकी दी।
संध्या को फिर से खींचकर कमरे में ले जाया गया। इस बार उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे बिस्तर पर पटक दिया। हवेली के पास की संदिग्ध हरकतों ने प्रफुल्ल को पूरी तरह से सतर्क कर दिया था। उसने अगले दिन पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत दिए बिना वे कुछ करने को तैयार नहीं थे। तुम्हें कुछ गड़बड़ी लग रही है, लेकिन मैं बिना सबूत के कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, इंस्पेक्टर ने कहा। प्रफुल्ल ने ठान लिया कि वह खुद अंदर जाएगा और मामले का पता लगाएगा। संध्या को कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह मन ही मन अपनी मां की कही बातें दोहरा रही थी। संघर्ष का सामना साहस से करना चाहिए। उसने दीवार पर अपनी उंगलियों से कुछ खरोंच कर लिखना शुरू किया। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं यहां से निकलूंगा। हवेली का रहस्य खुलता है। प्रफुल्ल ने अपनी योजना बनाई। उसने अपने एक दोस्त, जो पत्रकार था, को मदद के लिए बुलाया। दोनों ने एक पुरानी जीप लेकर हवेली के आसपास गश्त लगानी शुरू की। उन्होंने देखा कि वहां हर रात गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था। यह केवल मानव तस्करी का मामला नहीं हो सकता, इसमें और भी कुछ बड़ा है, प्रफुल्ल ने सोचा। हवेली के पीछे प्रफुल्ल और उसके दोस्त ने एक पुरानी सुरंग देखी। वह इतनी गहरी और अंधेरी थी कि अंदर घुसने के लिए उन्हें टॉर्च की जरूरत पड़ी। क्या तुम अंदर जाने के लिए तैयार हो? दोस्त ने पूछा। मुझे लगता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए, कोई लड़की वहां फंसी हो सकती है, प्रफुल्ल ने कहा। दोनों सुरंग के अंदर गए। वहां की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे, जो किसी गुप्त गतिविधि का संकेत दे रहे थे। प्रफुल्ल और उसका दोस्त रवि धीरे धीरे सुरंग के अंदर बढ़ रहे थे। सुरंग की दीवारों पर कई पुराने चिन्ह और खून जैसे धब्बे बने हुए थे। यह जगह तो बहुत डरावनी लगती है, रवि ने धीमी आवाज में कहा। प्रफुल्ल ने जवाब दिया, डरने का समय नहीं है रवि, यहां कुछ गड़बड़ जरूर है, हमें इसे खोलकर ही दम लेना होगा। सुरंग से एक ठंडी और अजीब गंध आ रही थी। दोनों ने अपनी टॉर्च चालू रखी और सावधानी से कदम बढ़ाए। हर कुछ दूरी पर उन्हें जंग लगे औजार, टूटी हुई लकड़ी के टुकड़े और पुराने कपड़े पड़े मिले। यहां किसी को कैद में रखा जाता होगा, प्रफुल्ल ने कहा। लेकिन यह अब खाली क्यों लग रही है? हवेली में संध्या अब भी अपने कमरे में बंद थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगी। उसने अपनी रस्सियों को ढीला करने की कोशिश शुरू की। कमरे की खिड़की के बाहर चंद्रमा की हल्की रोशनी आ रही थी, जिससे उसे थोड़ा हौसला मिला। अगर मैं इन रस्सियों से खुद को छुड़ा लूं, तो शायद मैं कुछ कर सकूं, उसने खुद से कहा। करीब आधे घंटे की कोशिश के बाद वह अपनी कलाई की रस्सी को थोड़ा ढीला करने में सफल हो गई। मुझे कुछ और वक्त चाहिए, उसने सोचा। प्रफुल्ल और रवि सुरंग में करीब 50 मीटर अंदर आ चुके थे। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी एक लोहे के बड़े दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा था, यहां केवल मृत्यु का स्वागत है। क्या लगता है यह किसके लिए लिखा गया है? रवि ने कांपते हुए पूछा। शायद हमें डराने के लिए, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, प्रफुल्ल ने दृढ़ता से कहा। दोनों ने मिलकर दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की। दरवाजा जंग लगा था, लेकिन धीरे धीरे वह खुलने लगा। अंदर एक और छोटा कमरा था, जिसमें कई पुराने ट्रंक और संदूक पड़े थे। जब उन्होंने उनमें से एक संदूक खोला, तो उन्हें कई फाइलें, तस्वीरें और एक बड़ा नक्शा मिला। नक्शे पर हवेली और उसके आसपास के इलाकों की कई गुप्त सुरंगें दिख रही थीं। यह हवेली सिर्फ किसी सामान्य अपराध का अड्डा नहीं है, यह तो बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, प्रफुल्ल ने नक्शे का अध्ययन करते हुए कहा। उधर संध्या ने रस्सियों को पूरी तरह ढीला कर लिया था। उसने अपनी कलाई और टखनों से बंधन हटा दिए। उसके हाथ अब आजाद थे, लेकिन सवाल था, वह बाहर कैसे निकलेगी? कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और खिड़की पर लोहे की ग्रिल लगी थी। उसने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। एक कोने में एक पुराना लकड़ी का स्टूल पड़ा था। उसने स्टूल को उठाया और खिड़की पर जोर से मारा। धम आवाज से पहरेदार जाग गए। यह क्या हो रहा है? बाहर से आवाज आई। संध्या को यह समझ आ गया कि उसे जल्दी करनी होगी। उसने दोबारा खिड़की पर जोर से वार किया और इस बार ग्रिल का एक कोना थोड़ा मुड़ गया।
सुरंग में प्रफुल्ल और रवि दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ रहे थे। उन्होंने पाया कि हवेली का मालिक कोई बलराम ठाकुर था, जो दिखावे में एक अमीर व्यापारी था, लेकिन असल में वह मानव तस्करी के एक बड़े गिरोह का सरगना था। यह आदमी कितनी निर्दोष लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका है, रवि ने गुस्से में कहा। हमें यह सबूत पुलिस तक ले जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें यह देखना होगा कि यहां अभी कोई कैद है या नहीं, प्रफुल्ल ने कहा। जैसे ही पहरेदार कमरे के अंदर घुसे, संध्या ने खुद को एक कोने में छिपा लिया। उसने स्टूल को हथियार की तरह पकड़ा और पहरेदार के आते ही जोर से उसके सिर पर मारा। पहरेदार चौंक कर पीछे गिर पड़ा। दूसरे पहरेदार ने उसकी ओर झपट की कोशिश की, लेकिन संध्या ने उसे धक्का देकर दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। वह जानती थी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुरंग में मिले नक्शे ने प्रफुल्ल और रवि को हवेली का एक गुप्त प्रवेश द्वार दिखाया। अगर यह नक्शा सही है तो हमें हवेली के नीचे के तहखाने तक पहुंचना चाहिए, प्रफुल्ल ने कहा। दोनों ने सुरंग के अंतिम छोर तक जाकर एक और दरवाजा खोला। यह दरवाजा सीधे हवेली के तहखाने में खुलता था। यहां कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं, रवि ने कहा। तहखाने में पहुंचते ही प्रफुल्ल ने संध्या को देखा, जो बवास हालत में सीढ़ियों से भागने की कोशिश कर रही थी। रुको, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, प्रफुल्ल ने चिल्लाकर कहा। संध्या ने पहले तो घबराकर पीछे देखा, लेकिन जब उसने प्रफुल्ल के चेहरे पर ईमानदारी और चिंता देखी तो वह रुक गई। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मेरा नाम प्रफुल्ल है, मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, प्रफुल्ल ने कहा। संध्या और प्रफुल्ल ने तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी सुदीप और उसके आदमियों ने उन्हें देख लिया। भागने की कोशिश करोगी? अब देखता हूं तुम दोनों को, सुदीप ने चिल्लाया। सुदीप ने अपने आदमियों को उनके पीछे भेजा। प्रफुल्ल ने संध्या का हाथ पकड़कर कहा, तुम भागो, मैं इन्हें रोकता हूं। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, संध्या ने विरोध किया। तुम्हें बाहर निकलना होगा, वरना यह सब बेकार हो जाएगा, प्रफुल्ल ने उसे समझाया। संध्या ने हिम्मत जुटाई और सुरंग के उस रास्ते से बाहर निकलने लगी जो प्रफुल्ल ने दिखाया था। उधर प्रफुल्ल ने सुदीप के आदमियों को उलझाने की कोशिश की। संध्या जब सुरंग से बाहर आई तो उसने देखा कि पुलिस की एक गाड़ी बाहर खड़ी थी। उसने तुरंत चिल्लाकर मदद मांगी। हमें अंदर जाना होगा, उसने पुलिस को बताया। संध्या ने जैसे ही सुरंग के बाहर आकर पुलिस की गाड़ी को देखा, उसके अंदर की सारी भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। प्लीज मेरी मदद कीजिए, वहां अंदर कई लोग फंसे हुए हैं, उसने घबराई आवाज में कहा। इंस्पेक्टर सतीश, जो गाड़ी में बैठे थे, तुरंत सतर्क हो गए। तुम कौन हो और वहां अंदर क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। संध्या ने हांफते हुए कहा, मैं संध्या हूं, मुझे यहां कैद किया गया था, अंदर और भी लोग हो सकते हैं, कृपया जल्दी चलिए। इंस्पेक्टर सतीश ने अपने जवानों को तुरंत अलर्ट किया। चलो सभी तैयार हो जाओ, हमें हवेली पर छापा मारना है। उधर हवेली के तहखाने में प्रफुल्ल अभी भी सुदीप के आदमियों से जूझ रहा था। उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था, जिसे वह अपनी पूरी ताकत से घुमा रहा था। तुम लोगों को मेरी ओर से नहीं, बल्कि इन मासूमों की ओर से सजा मिलनी चाहिए, उसने कहा। सुदीप, जो अब तक दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बहुत बहादुर बन रहे हो प्रफुल्ल, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। सुदीप ने अपने एक आदमी को इशारा किया और वह आदमी एक बंदूक लेकर प्रफुल्ल की ओर बढ़ा। जैसे ही सुदीप ने बंदूक उठाई, तभी पुलिस की गाड़ियां हवेली के बाहर आकर रुकी। सुदीप ने चौंक कर बाहर की ओर देखा। पुलिस यहां कैसे आ गई? उसने गुस्से में अपने आदमियों को बुलाया। तुम सब अंदर से रास्ता बंद कर दो, किसी को भी यहां से निकलने नहीं देना। इंस्पेक्टर सतीश और उनके जवान हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। यह पुलिस है, दरवाजा खोलो। भीतर से सुदीप के आदमियों ने दरवाजा बंद कर दिया और भारी ताले लगा दिए। हम आसानी से नहीं पकड़ाएंगे, उनमें से एक ने कहा। संध्या ने इंस्पेक्टर सतीश को सुरंग के गुप्त प्रवेश के बारे में बताया। वहां से हम सीधे तहखाने तक पहुंच सकते हैं, उसने कहा। क्या तुम हमें रास्ता दिखा सकती हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। संध्या ने सिर हिलाया। हां, लेकिन जल्दी करना होगा,
मेरे दोस्त प्रफुल्ल अंदर फंसे हुए हैं। पुलिस दल ने सुरंग में प्रवेश किया। उनके पास टॉर्च, हथियार और बैकअप टीम थी। भीतर सुदीप अब बौखला चुका था। यह सब उस लड़की की वजह से हुआ है, उसने गुस्से से कहा। अगर वह पुलिस को यहां तक लेकर आई है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उसने अपने आदमियों से कहा, तहखाने में उन फाइलों और सबूतों को जला दो। पुलिस को यहां से कुछ भी हाथ नहीं लगना चाहिए। सुदीप के आदमियों ने जल्दी जल्दी तहखाने में रखे दस्तावेजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। प्रफुल्ल, जो अब तक सुदीप के आदमियों से लड़ रहा था, को अपनी ताकत कम होती महसूस हो रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, मैं संध्या के लिए यहां तक आया हूं, मैं हार नहीं सकता। जब एक आदमी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पास पड़ी एक कुर्सी से उस पर वार किया। तुम लोग बस पैसों के गुलाम हो, मासूमों की जिंदगी के साथ खेलते हो, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, प्रफुल्ल ने कहा। सुरंग के रास्ते पुलिस तहखाने तक पहुंच गई। इंस्पेक्टर सतीश ने अपने जवानों को निर्देश दिया, सभी सतर्क रहो, यहां हर कोने में खतरा हो सकता है। संध्या भी उनके साथ थी। जब उसने तहखाने में कदम रखा तो उसे चारों ओर जले हुए कागजों और फर्श पर पड़े औजारों का दृश्य दिखा। यहां पर लड़कियों को कैद किया जाता था, उसने कांपती आवाज में कहा। पुलिस ने तहखाने में मौजूद सभी आदमियों को घेर लिया। सुदीप, जो अब तक बचने की योजना बना रहा था, ने दरवाजे के पीछे से अपनी बंदूक निकाली। सुदीप ने चिल्लाकर कहा, अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं गोली चला दूंगा। इंस्पेक्टर सतीश ने उसे शांत करने की कोशिश की। सुदीप, अब और बचने का कोई फायदा नहीं है, हथियार डाल दो। लेकिन सुदीप ने जवाब दिया, मुझे किसी कानून का डर नहीं है, मैंने यह खेल खेलने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। प्रफुल्ल, जो अब तक छिपा हुआ था, ने पीछे से सुदीप पर झपट का फैसला किया। उसने खाली बोतल उठाई और सुदीप के सिर पर दे मारी। सुदीप लड़खड़ाकर गिर पड़ा और पुलिस ने तुरंत उसे हथकड़ी पहना दी। तहखाने से सभी लड़कियों को मुक्त कर दिया गया। पुलिस ने दस्तावेजों और सबूतों को इकट्ठा किया, जिनसे सुदीप और उसके गिरोह के खिलाफ मामला मजबूत हो सके। संध्या, जो अब तक डरी हुई थी, ने प्रफुल्ल को देखा। वह जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। तुम ठीक हो? उसने पूछा। प्रफुल्ल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हां, लेकिन तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूं, तुमने मुझे भी प्रेरित किया। पुलिस ने हवेली को पूरी तरह से सील कर दिया। इंस्पेक्टर सतीश ने कहा, यह जगह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। संध्या की वापसी और नई शुरुआत। संध्या को आखिरकार रंजना और रश्मि के पास वापस ले जाया गया। जब रंजना ने अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो वह रो पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लौटोगी, रंजना ने कहा। मां, मैं तुम्हारे लिए लड़ी, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे ताकत दी, संध्या ने जवाब दिया। जब अर्जुन को पता चला कि संध्या बच गई है तो उसका पछतावा और गहरा हो गया। उसने अपनी मां से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो मां, मैंने अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, उसने कहा। हवेली से मुक्त होने के बाद संध्या को घर वापस लाया गया। रंजना ने उसे देखते ही गले लगा लिया। मेरी बच्ची, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुझे फिर कभी देख पाऊंगी, उसने आंसुओं से भरी आंखों से कहा। संध्या ने अपनी मां को कसकर पकड़ लिया और बोली, मां, मुझे लगा कि मैं शायद कभी वापस नहीं लौटूंगी। दी हुई ताकत ने मुझे लड़ने का हौसला दिया। रश, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, भी आगे बढ़ा। उसने संध्या के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, दीदी, अब सब ठीक हो जाएगा, हम मिलकर फिर से सब कुछ ठीक करेंगे। उसी शाम जब अर्जुन घर लौटा तो संध्या ने उसकी ओर देखा। उसके मन में गुस्सा और दर्द दोनों थे। अर्जुन ने आंखें झुका ली। वह जानता था कि उसकी बहन और परिवार को उसने अकल्पनीय कष्ट दिया था। संध्या, उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। मैं जानता हूं कि मेरी माफी से तुम्हारा दर्द कम नहीं होगा, लेकिन मैं खुद को बदलना चाहता हूं। संध्या ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप खड़ी रही। लेकिन रंजना ने अर्जुन को कसकर डांटते हुए कहा, तूने अपनी ही बहन को बेचना चाहा, तूने हमारी इज्जत और विश्वास को मिट्टी में मिला दिया, अब माफी मांगने का क्या फायदा। मां, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सच में बदलना चाहता हूं।
अर्जुन ने रोते हुए कहा। संध्या के मन में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। वह जानती थी कि अर्जुन ने जो किया उसकी माफी संभव नहीं थी, लेकिन वह यह भी समझती थी कि हर किसी को सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। उस रात उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं अर्जुन को माफ नहीं कर सकती, लेकिन अगर वह सच में बदलना चाहता है तो हमें उसे एक मौका देना चाहिए। रंजना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू जो कहेगी वही होगा, लेकिन अगर उसने फिर कुछ गलत किया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अगले कुछ दिनों में संध्या ने अपनी पुरानी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश शुरू की। वह फिर से अपनी पेंटिंग्स पर ध्यान देने लगी, लेकिन इस बार उसकी कला में पहले से कहीं ज्यादा गहराई और दर्द था। उसने अपनी पहली पेंटिंग बनाई जिसका शीर्षक था बंदिशों से आजादी। यह पेंटिंग एक लड़की की कहानी कहती थी जो अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ रही थी। जब उसने इस पेंटिंग को अपनी कला ट्यूटर मिस शुभ्रा को दिखाया तो वे दंग रह गईं। संध्या, यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, यह एक भावना है। इसे किसी प्रदर्शनी में भेजना चाहिए, उन्होंने कहा। अर्जुन ने अपने जीवन को सुधारने के लिए कदम उठाना शुरू किया। उसने शराब और बुरी संगत से दूरी बना ली। उसने एक छोटे कारखाने में नौकरी कर ली और घर के खर्चों में मदद करने लगा। भैया, तुम बदल रहे हो, रश्मि ने एक दिन अर्जुन से कहा। हां, मैं अपने प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे अपनी बहन और मां का विश्वास फिर से जीतना है, अर्जुन ने जवाब दिया। इस बीच प्रफुल्ल ने संध्या से संपर्क किया। संध्या, तुम्हारी बहादुरी और कला दोनों ही काबिले तारीफ हैं। मैंने तुम्हारी कहानी अपने दोस्तों को सुनाई और वे भी चाहते हैं कि तुम्हारी कला को दुनिया तक पहुंचाया जाए, संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद प्रफुल्ल, लेकिन मैं अब अपने परिवार पर ध्यान देना चाहती हूं। तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रफुल्ल ने जवाब दिया। कुछ हफ्तों बाद संध्या को एक बड़े कला कार्यक्रम से निमंत्रण मिला। यह शहर का सबसे प्रतिष्ठित आयोजन था, जहां देश भर के कलाकार अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शित करते थे। मां, मुझे यहां जाना चाहिए, संध्या ने कहा। जाना चाहिए बेटी, यह मौका बार बार नहीं मिलता, रंजना ने कहा। प्रदर्शनी के दिन संध्या ने अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया। हर कोई उसकी कला को देखकर हैरान था। इसमें जो भावनाएं हैं वह अद्वितीय हैं, एक जाने माने कला समीक्षक ने कहा। लेकिन उसी भीड़ में सुदीप का एक पुराना आदमी भी मौजूद था। उसने संध्या को पहचान लिया। यह वही लड़की है जो हवेली से बचकर निकली थी, इसे सबक सिखाना होगा, उसने सोचा। संध्या की सफलता ने जहां उसे एक नई दिशा दी, वहीं उसका अतीत एक बार फिर उसके जीवन में लौटने की तैयारी कर रहा था। प्रदर्शनी के बाद जब संध्या घर लौट रही थी तो उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यह मेरी कल्पना तो नहीं, उसने खुद से कहा। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो उसे दूर खड़ा एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। संध्या को अब न केवल अपनी कला और परिवार को बचाना था, बल्कि अपने अतीत के खतरों का भी सामना करना था। प्रदर्शनी के बाद जब संध्या घर लौट रही थी तो उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह एक तंग गली से गुजरी जहां स्ट्रीट लाइट की रोशनी बेहद कमजोर थी। उसने अपने कदम तेज कर लिए, पीछे से आती आहटें और भी स्पष्ट होने लगीं। उसने अपनी पेंटिंग के थैले को और कसकर पकड़ लिया। यह मेरी कल्पना नहीं है, उसने मन ही मन कहा। आखिरकार उसने हिम्मत करके पलट कर देखा। गली के कोने में एक आदमी छिपा हुआ था। अंधेरे में उसकी शक्ल ठीक से नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी चाल और शरीर की बनावट संध्या को सुदीप के गिरोह के आदमियों की याद दिला रही थी। उधर अर्जुन ने अपने जीवन को सुधारने के लिए पूरी तरह से खुद को समर्पित कर दिया था। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली और हर दिन काम पर जाने लगा। अब वह घर के खर्चों में भी मदद कर रहा था। भैया, तुम सच में बदल गए हो, रश ने एक दिन कहा। ऋषभ, मैंने जो गलती की है उसका बोझ मैं हमेशा महसूस करूंगा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हमारे परिवार के लिए कुछ अच्छा करूं, खासकर संध्या के लिए। रात को जब संध्या घर पहुंची तो उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उसने खिड़की के पर्दे गिरा दिए और हर तरफ नजर दौड़ाई। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है, रंजना ने पूछा। मां,
मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा था। मुझे डर है कि वे लोग फिर से मेरा कुछ बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तू बेफिक्र रह बेटी, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगी। रंजना ने उसे दिलासा दिया, लेकिन रंजना के दिल में डर घर कर चुका था। उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, तुम्हारी बहन को फिर से खतरा हो सकता है, हमें सतर्क रहना होगा। सुदीप के आदमी जो प्रदर्शनी में संध्या को देख चुके थे, अब उसके खिलाफ एक और साजिश रचने लगे। संध्या ने हमारे पूरे गिरोह को उजागर कर दिया, अब इसे सबक सिखाना होगा, उनमें से एक ने कहा। लेकिन इस बार हमें चालाकी से काम करना होगा, दूसरे ने जवाब दिया। संध्या के जीवन में प्रफुल्ल अब एक मार्गदर्शक और साथी की भूमिका निभा रहा था। जब उसने प्रदर्शनी के बाद की घटना के बारे में सुना तो वह तुरंत हरकत में आया। संध्या, तुम्हें सतर्क रहना होगा, यह लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं हर बार भाग नहीं सकती, मुझे अपने डर का सामना करना होगा, संध्या ने दृढ़ता से कहा। प्रफुल्ल ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। यह सही है, लेकिन हमें एक योजना बनानी होगी। संध्या ने अगले कुछ दिनों में अपनी भावनाओं को एक नई पेंटिंग में उतार दिया। उसने एक लड़की को दिखाया जो अंधेरे से लड़ते हुए रोशनी की ओर बढ़ रही थी। इस पेंटिंग को उसने संघर्ष की ज्योति नाम दिया। जब रंजना ने पेंटिंग देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तूने अपनी कहानी को कला के जरिए इतने सुंदर ढंग से पेश किया है, यह तेरा जुनून है बेटी, इसे कभी मत छोड़ना। एक शाम जब संध्या बाजार में सामान लेने गई थी तो दो आदमी एक गली के कोने पर खड़े थे। उन्होंने उसे ध्यान से देखा और एक दूसरे से कुछ बातें की। यही मौका है, इसे पकड़ लो, उनमें से एक ने कहा। जैसे ही संध्या सामान लेकर वापस लौट रही थी, उन आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। कहां जा रही हो मैडम? उन्होंने धमकी भरे लहजे में पूछा। संध्या ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। संध्या ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने पास पड़ी एक लकड़ी की छड़ी उठाई और हमलावर के पैर पर जोर से मारा। तुम लोग मुझसे डराओ, मैं अब किसी से डरने वाली नहीं हूं, उसने गुस्से से कहा। इतने में अर्जुन वहां पहुंच गया। उसने देखा कि उसकी बहन खतरे में है। छोड़ दो मेरी बहन को, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। उसने एक आदमी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और दूसरे को घूंसा मारकर बेहोश कर दिया। भैया, संध्या ने राहत की सांस लेते हुए कहा। तू ठीक है संध्या? अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। इस घटना के बाद संध्या ने प्रफुल्ल और अर्जुन के साथ पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। इंस्पेक्टर सतीश ने उनकी शिकायत दर्ज की और कहा, हमें यह शक था कि सुदीप का गिरोह अभी भी सक्रिय है, अब हम उनके खिलाफ पूरी तैयारी करेंगे। अर्जुन का संध्या से वादा। रात को अर्जुन ने संध्या के पास जाकर कहा, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब मैं तेरी रक्षा करूंगा, कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। संध्या ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका भाई सच में बदल गया है। संध्या ने अब ठान लिया था कि वह अपने डर का सामना करेगी। उसने प्रफुल्ल से कहा, मुझे कमजोर नहीं बनना है, अगर यह लोग फिर से आए तो मैं पूरी ताकत से जवाब दूंगी। प्रफुल्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यही हिम्मत तुम्हें हर जंग में जीत दिलाएगी। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सतीश ने अपनी टीम के साथ सुदीप और उसके गिरोह पर छापा मारने की योजना बनाई। उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में मिली सभी सूचनाओं को इकट्ठा किया था। यह गिरोह सिर्फ मानव तस्करी में ही नहीं, बल्कि कई अन्य अवैध गतिविधियों में भी शामिल है। हमें इसे पूरी तरह खत्म करना होगा, इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को समझाया। दूसरी ओर सुदीप और उसके साथी अपने ठिकाने पर बैठक कर रहे थे। पुलिस हमारे पीछे है, हमें इस शहर से भागना होगा, एक आदमी ने घबरा कर कहा। भागना नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं कोई मुझे इस जगह से निकाल नहीं सकता, सुदीप ने गुस्से से कहा। हमें पहले यह पता लगाना होगा कि पुलिस को हमारी जानकारी कैसे मिली। इस बीच संध्या ने अपने घर के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी। अर्जुन ने भी सतर्क रहने का वादा किया। भैया, मैं अब कमजोर नहीं हूं, अगर वे लोग फिर आए तो मैं खुद उनका सामना करूंगी, संध्या ने कहा। लेकिन मैं तुझे किसी खतरे में नहीं डालने दूंगा, अब यह मेरा फर्ज है कि मैं तुझे सुरक्षित रखूं, अर्जुन ने गंभीरता से जवाब दिया।
संध्या ने अपने डर और संघर्ष को कला के माध्यम से व्यक्त करने का फैसला किया। उसने अपनी नई पेंटिंग पर काम शुरू किया, जिसका नाम उसने असली आजादी रखा। इस पेंटिंग में उसने एक लड़की को दिखाया जो अंधेरे में कैद है, लेकिन उसकी आंखों में चमक और दिल में हिम्मत की लहर है। जब उसने यह पेंटिंग प्रफुल्ल को दिखाई तो उसने कहा, यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, यह हर उस लड़की की कहानी है जिसने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इसे दुनिया के सामने जरूर लाना चाहिए। संध्या को एक और बड़ी प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शित करने का मौका मिला। यह प्रदर्शनी देश भर के कलाकारों को जोड़ने वाला एक प्रमुख आयोजन था। मां, मुझे वहां जाना है। यह मौका मेरी जिंदगी बदल सकता है, संध्या ने कहा। रंजना ने संध्या को गले लगाते हुए कहा, जाओ बेटी, लेकिन सावधान रहना। तुम्हारे साथ जो हुआ वह दोबारा नहीं होना चाहिए। सुदीप के गिरोह के एक आदमी ने प्रदर्शनी के पोस्टर देखे और उसमें संध्या की तस्वीर पहचान ली। यह लड़की फिर से बाहर निकल आई है। हमें इसे खत्म करना होगा, वरना यह हमारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देगी, उसने सुदीप से कहा। सुदीप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस बार इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। प्रदर्शनी का दिन आ गया। संध्या ने अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया। हर कोई उसकी कला की तारीफ कर रहा था। यह लड़की जरूर एक महान कलाकार बनेगी, एक कला समीक्षक ने कहा। लेकिन उसी भीड़ में सुदीप के आदमी भी मौजूद थे। उन्होंने संध्या पर नजर रखी और उसके घर लौटने का इंतजार करने लगे। जब प्रदर्शनी खत्म हुई तो अर्जुन ने संध्या को घर लाने की जिम्मेदारी ली। भैया, क्या तुमने देखा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? संध्या ने पूछा। अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और पाया कि एक काली गाड़ी धीरे धीरे उनका पीछा कर रही थी। संध्या, तू चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा। अर्जुन ने गाड़ी को गुमराह करने के लिए एक गली से दूसरी गली में गाड़ी घुमाई। अचानक सुदीप के आदमियों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। अब कहां जाओगे? एक आदमी ने चिल्लाया। अर्जुन गाड़ी से बाहर निकला और कहा, अगर तुम मेरी बहन को हाथ भी लगाओगे तो मैं तुम सबका अंजाम बहुत बुरा करूंगा। संध्या गाड़ी के अंदर कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने चुपचाप पुलिस को फोन किया। अर्जुन ने अकेले ही उन आदमियों से लड़ाई शुरू कर दी। उसने एक आदमी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और दूसरे को एक पत्थर से मारकर घायल कर दिया। जैसे ही हालात बेकाबू होने लगे, पुलिस वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर सतीश ने सुदीप के आदमियों को चारों ओर से घेर लिया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने कहा। संध्या गाड़ी से बाहर आई और चिल्लाकर बोली, यह वही लोग हैं जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इन्हें गिरफ्तार कीजिए। इस घटना के बाद संध्या को एहसास हुआ कि अब वह पहले जैसी डरी हुई लड़की नहीं है। उसने खुद को और मजबूत महसूस किया। मुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी लड़ाई जीतने सीख ली है, उसने प्रफुल्ल से कहा। इंस्पेक्टर सतीश ने सुदीप के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की योजना बनाई। हम अब सीधे उनके मुख्य अड्डे पर छापा मारेंगे, उन्होंने अपनी टीम से कहा। इंस्पेक्टर सतीश ने अपने दफ्तर में अपनी टीम को बुलाया। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। हमने काफी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। सुदीप का मुख्य अड्डा शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में है। हमें उसे घेर कर उसके पूरे गिरोह को खत्म करना होगा, उन्होंने नक्शा निकालकर समझाना शुरू किया। यह फैक्ट्री 3 हिस्सों में बंटी हुई है, मुख्य हॉल, तहखाना और एक गुप्त सुरंग। हमारी प्राथमिकता होगी कि उनके हथियारों और दस्तावेजों को जब्त करें। टीम के सभी सदस्य सतर्क थे। यह अभियान आसान नहीं था, क्योंकि सुदीप का गिरोह पूरी तरह सशस्त्र था। उसी दौरान अर्जुन ने पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर से मिलने का फैसला किया। सर, मुझे पता है कि मैंने पहले गलतियां की हैं, लेकिन मैं अब संध्या और अपने परिवार के लिए कुछ सही करना चाहता हूं। मुझे इस ऑपरेशन में शामिल होने दें। इंस्पेक्टर ने उसे गंभीरता से देखा। तुम्हारी नीयत पर शक नहीं है, लेकिन यह बहुत खतरनाक काम है। क्या तुम तैयार हो? मैं अपनी बहन के लिए जान भी दे सकता हूं, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। जब अर्जुन ने घर आकर अपनी योजना बताई तो संध्या को चिंता हो गई। भैया, यह मत करो, तुमने अभी अभी अपनी जिंदगी को सुधारना शुरू किया है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
उसने गुस्से और डर के मिले जुले स्वर में कहा, संध्या, यही मेरा प्रायश्चित है। अगर मैं आज कुछ नहीं करूंगा तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। संध्या जानती थी कि वह अर्जुन को रोक नहीं पाएगी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को एक नई पेंटिंग में ढाल दिया। इस बार उसने एक योद्धा का चित्र बनाया जो अकेला एक अंधेरी दुनिया से लड़ रहा था। उधर सुदीप को अपने एक मुखबिर से पुलिस की योजना की भनक लग गई। पुलिस हम पर छापा मारने वाली है, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा, उसने अपने आदमियों से कहा। उन्होंने फैक्ट्री के चारों ओर और ज्यादा पहरेदार तैनात कर दिए। हथियारों को तैयार कर लिया गया और गुप्त सुरंग को इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया। अगर पुलिस यहां आई तो उनकी लाशें बाहर जाएंगी, सुदीप ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अभियान का दिन आ गया। पुलिस की गाड़ियां चुपचाप फैक्ट्री के पास पहुंची। इंस्पेक्टर सतीश ने अपने जवानों को आदेश दिया, सभी को अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात हो जाना चाहिए, किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें। अर्जुन भी पुलिस की वर्दी में था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसका इरादा मजबूत था। तुम पीछे रहना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत हमें बताना, इंस्पेक्टर ने अर्जुन से कहा। पुलिस की एक टीम फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे से अंदर घुसी, जबकि दूसरी टीम गुप्त सुरंग के रास्ते से फैक्ट्री के अंदर। सुदीप और उसके आदमियों को पुलिस की उपस्थिति का पता चल गया। यहां आ ही गए, अब इन्हें सबक सिखाते हैं, सुदीप ने अपने आदमियों को आदेश दिया। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पुलिस और गिरोह के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। जब मुख्य दरवाजे पर लड़ाई चल रही थी, अर्जुन ने तहखाने की ओर बढ़ने का फैसला किया। वह जानता था कि वहां गिरोह के कई गुप्त दस्तावेज और लड़कियां कैद की गई हो सकती हैं। तहखाने में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कई लड़कियां बंद थीं। घबराओ मत, मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं, अर्जुन ने उन्हें दिलासा दिया। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। अर्जुन ने लड़ाई करते हुए उस पर काबू पाया और लड़कियों को बाहर निकालने में मदद की। घर पर संध्या हर पल बेचैन थी। उसकी आंखों में चिंता थी। भगवान, मेरे भैया को बचा लेना, उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब वह सही राह पर हैं। पुलिस ने आखिरकार फैक्ट्री को घेर लिया। सुदीप, जो अब तक अपनी बंदूक से लड़ाई कर रहा था, को इंस्पेक्टर सतीश ने पकड़ लिया। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है सुदीप, इंस्पेक्टर ने कहा। तुम सोचते हो कि मुझे पकड़कर सब कुछ खत्म कर दोगे? मेरा गिरोह कभी खत्म नहीं होगा, सुदीप ने जवाब दिया। अभियान के बाद जब अर्जुन घर लौटा तो संध्या ने उसे गले लगा लिया। भैया, तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह सब तुम्हारे लिए था। कुछ हफ्तों बाद संध्या को अपनी पेंटिंग असली आजादी के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वह मंच पर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में परिवार के लिए प्यार और गर्व था। यह पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, यह मेरी मां, मेरे भाई और उन सभी के लिए है जिन्होंने मुझे संघर्ष करना सिखाया। सुदीप अब जेल में था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से और बदले की आग साफ झलक रही थी। वह जानता था कि उसकी हार केवल संध्या और अर्जुन की वजह से हुई है। मैं यहां ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा, उसने जेल में अपने साथी से कहा। मुझे बाहर निकलना ही होगा। जेल के अंदर सुदीप ने धीरे धीरे अपने पुराने साथियों से संपर्क करना शुरू किया। हम तुझे बाहर निकालेंगे, इसके बाद तेरा बदला पूरा करना तेरा काम होगा, एक साथी ने कहा। सुदीप ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। उसका उद्देश्य केवल भागना नहीं था, वह संध्या और उसके परिवार को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। दूसरी ओर संध्या की जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उसकी पेंटिंग असली आजादी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद वह देश भर में चर्चित हो गई। कई कला प्रदर्शनी आयोजकों ने उसे निमंत्रण भेजा। यह तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है बेटी, रंजना ने गर्व से कहा। लेकिन मां, मुझे अभी और बहुत कुछ करना है, यह सिर्फ शुरुआत है, संध्या ने जवाब दिया। एक दिन संध्या को एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भाग लेने का निमंत्रण मिला। यह प्रदर्शनी पेरिस में आयोजित होनी थी। पेरिस? मां, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा, संध्या ने उत्साहित होकर कहा। यह तुम्हारा अधिकार है बेटी,
अब तुझे दुनिया को दिखाना है कि संघर्षों से लड़कर क्या हासिल किया जा सकता है, रंजना ने गर्व से कहा। अर्जुन, जो अब तक अपनी नई जिंदगी में संतुलन बना रहा था, को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे लगा कि सुदीप इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। संध्या, मैं जानता हूं कि तुम्हारा यह सफर बहुत खास है, लेकिन मुझे डर है कि सुदीप या उसका गिरोह तुम्हें फिर से निशाना बना सकता है, अर्जुन ने कहा। भैया, अगर मैं डर कर रुक जाऊं तो मेरे संघर्ष का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मुझे यह सफर तय करना है, चाहे कुछ भी हो, संध्या ने जवाब दिया। जेल में सुदीप ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने अपने कुछ साथियों की मदद से जेल के गार्ड्स को रिश्वत दी। आज रात का इंतजार करो, गार्ड्स बदलते ही हमें मौका मिलेगा, उसने कहा। उस रात एक सुनियोजित तरीके से सुदीप और उसके कुछ साथी जेल से फरार हो गए। उन्होंने पहले से तैयार एक गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर की ओर भागना शुरू किया। अगले दिन जब इंस्पेक्टर सतीश को सुदीप के भागने की खबर मिली तो वह गुस्से से भड़क उठे। यह कैसे हो सकता है? हमें तुरंत अलर्ट जारी करना होगा, वह अब और खतरनाक हो सकता है, उन्होंने अपनी टीम से कहा। उन्होंने संध्या और अर्जुन को फोन किया। संध्या, तुम्हें सतर्क रहना होगा, सुदीप अब जेल में नहीं है। संध्या ने यह सुनकर गहरी सांस ली। मुझे पता था कि वह ऐसा कुछ करेगा, लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं हूं। संध्या ने पेरिस जाने की तैयारी शुरू कर दी। वह अपने साथ अपनी 3 सबसे खास पेंटिंग्स ले जा रही थी। अर्जुन ने उसे एयरपोर्ट तक छोड़ा। भैया, मेरे लिए चिंता मत करना, मैं वहां सुरक्षित रहूंगी, उसने कहा। तू सुरक्षित रहना, यही मेरे लिए सबसे जरूरी है, अर्जुन ने भावुक होकर कहा। उधर सुदीप ने अपने साथियों के साथ पेरिस जाने की योजना बना ली। अगर वह वहां है तो हम भी वहां जाएंगे, लेकिन इस बार वह बच नहीं पाएगी, उसने कहा। पेरिस पहुंचकर संध्या का स्वागत एक बड़े आयोजक ने किया। हम आपकी कला का इंतजार कर रहे थे, आपकी पेंटिंग्स हमारे मेहमानों के बीच चर्चा का विषय बनेंगी, उन्होंने कहा। संध्या ने अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शनी हॉल में सजाया। वहां की भीड़ और कला के प्रति लोगों का जुनून देखकर उसे गर्व महसूस हुआ। यह जगह मेरे लिए सपने जैसी है, उसने खुद से कहा। लेकिन संध्या को यह नहीं पता था कि उसी शहर में सुदीप और उसके साथी भी मौजूद थे। उन्होंने प्रदर्शनी स्थल का पता लगा लिया और वहां पहुंचकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। इसे खत्म करने का सही मौका यहीं मिलेगा, सुदीप ने कहा। प्रदर्शनी के दिन जब संध्या अपने काम में व्यस्त थी, उसने महसूस किया कि एक अजनबी बार बार उसकी पेंटिंग्स के पास घूम रहा है। उस व्यक्ति की आंखों में कुछ अजीब सा था। जब उसने पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की तो वह तुरंत वहां से चला गया। यह कौन हो सकता है? क्या वह मुझे जानता है? संध्या ने सोचा। भारत में प्रफुल्ल को जब यह पता चला कि सुदीप फरार हो चुका है तो उसने तुरंत पेरिस के आयोजकों से संपर्क किया। संध्या को सुरक्षा की जरूरत है, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा, उसने कहा। सुदीप ने अपने साथियों के साथ प्रदर्शनी में घुसने की योजना बनाई। जैसे ही मौका मिले इसे खत्म कर दो, इसे कोई दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए, उसने कहा। पेरिस की एक प्रतिष्ठित गैलरी में अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी की शुरुआत हो चुकी थी। संध्या की पेंटिंग्स को मुख्य हॉल में रखा गया था, जहां हर कोने से कला प्रेमी उसकी रचनाओं की तारीफ कर रहे थे। इसकी कला में जो गहराई है वह कमाल की है, एक विदेशी कला समीक्षक ने कहा। संध्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह पूरी तरह शांत नहीं थी। उसे अब भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। संध्या ने भीड़ में उस अजनबी को फिर से देखा जिसने पहले दिन उसे परेशान किया था। वह बार बार उसकी पेंटिंग्स के पास आ रहा था और बिना कुछ कहे उसे देख रहा था। यह आदमी कौन हो सकता है, उसने सोचा। संध्या ने गैलरी के आयोजक से बात की। यह व्यक्ति यहां कई बार आ चुका है और अजीब हरकतें कर रहा है, क्या आप इसे देख सकते हैं? आयोजक ने उस व्यक्ति को देखकर कहा, यह एक सामान्य आगंतुक लगता है, लेकिन हम आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। सुदीप और उसके साथी एक पुराने होटल में ठहरे हुए थे। वे प्रदर्शनी के नक्शे और वहां की सुरक्षा का बारीकी से अध्ययन कर रहे थे। संध्या की पेंटिंग्स को तोड़ना या चुराना काफी नहीं होगा, हमें उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा,
सुदीप ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अपने साथियों को निर्देश दिया, हम प्रदर्शनी खत्म होने के कुछ मिनट पहले हमला करेंगे, तब भीड़ कम होगी और सुरक्षा गार्ड थके हुए होंगे। उधर भारत में संध्या की सुरक्षा के लिए चिंतित प्रफुल्ल ने तुरंत पेरिस की उड़ान पकड़ी। मुझे यकीन है कि सुदीप उसके पीछे है, मैं वहां पहुंचकर उसे रोकूंगा, उसने कहा। पेरिस पहुंचते ही उसने संध्या को फोन किया। मैं यहां हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी भी स्थिति में घबराना मत। संध्या ने राहत की सांस ली। तुम यहां कैसे पहुंचे? मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, प्रफुल्ल ने जवाब दिया। प्रदर्शनी के आखिरी दिन गैलरी खचाखच भरी हुई थी। आयोजकों ने घोषणा की कि सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग का पुरस्कार आज शाम को दिया जाएगा। यह तुम्हारे लिए बड़ा मौका है संध्या, आयोजक ने कहा। लेकिन संध्या को अब भी बेचैनी महसूस हो रही थी। सुदीप के आदमियों ने गैलरी के आसपास अपनी स्थिति संभाल ली थी। वे अलग अलग समूहों में बंट गए ताकि ध्यान न आकर्षित हो। जैसे ही पुरस्कार वितरण खत्म होगा, हम अंदर घुसेंगे, सुदीप ने कहा। पुरस्कार की घोषणा और हमले की शुरुआत शाम को हुई। पुरस्कार वितरण शुरू हुआ जब संध्या का नाम सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के रूप में पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। संध्या मंच पर गई और अपने पुरस्कार को स्वीकार किया। उसकी आंखों में गर्व और आंसू थे। मैं यह पुरस्कार उन सभी लोगों को समर्पित करती हूं जिन्होंने मुझे संघर्ष करना और अपने डर का सामना करना सिखाया, उसने कहा। लेकिन इसी बीच गैलरी के बाहर सुदीप और उसके साथी हमला करने के लिए तैयार हो गए थे। जैसे ही संध्या मंच से उतरी, गैलरी में जोर का धमाका हुआ। लोग चौंक कर इधर उधर भागने लगे। यह क्या हो रहा है? आयोजकों ने घबराकर पूछा। सुदीप और उसके साथी गैलरी के अंदर घुस चुके थे। उनके पास हथियार थे और वे सीधे संध्या की ओर बढ़ रहे थे। आज तेरा खेल खत्म, सुदीप ने चिल्लाया। संध्या ने पहली बार सुदीप का सामना इतने करीब से किया, लेकिन इस बार वह डरकर भागने के बजाय डटकर खड़ी रही। तुम सोचते हो कि डराकर मुझे खत्म कर दोगे? मैंने पहले भी तुम्हारा सामना किया है और मैं आज भी लड़ूंगी, उसने कहा। सुदीप ने बंदूक तानी, लेकिन गैलरी में पहुंचते ही उसने सुदीप के एक साथी को पीछे से धक्का देकर गिरा दिया। तुम्हें हराने के लिए हमें डर की जरूरत नहीं है, बस सही इरादे चाहिए, प्रफुल्ल ने कहा। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। गैलरी के सुरक्षा गार्ड्स ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। कुछ ही मिनटों में पुलिस गैलरी में पहुंच गई और सुदीप और उसके साथियों को घेर लिया। तुम अब बच नहीं सकते, इंस्पेक्टर ने कहा, जो पेरिस पुलिस का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने सुदीप और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। सुदीप ने गुस्से में कहा, तुम्हें लगता है कि मैं खत्म हो गया? यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इस बार पुलिस ने सुनिश्चित किया कि उसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाए। संध्या ने राहत की सांस ली। प्रफुल्ल ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने खुद को साबित कर दिया। तुम अब किसी से डरने वाली नहीं हो। यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, यह उन सभी की जीत है जो हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं, संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रदर्शनी के बाद संध्या ने पेरिस में एक नई कला गैलरी शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। उसकी पेंटिंग्स अब विश्व स्तर पर मशहूर हो चुकी थी। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे अभी और बहुत कुछ करना है, उसने कहा। संध्या अब पेरिस में एक उभरती हुई कलाकार के रूप में मशहूर हो चुकी थी। उसकी पेंटिंग्स न केवल कला प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी, बल्कि उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया। गैलरी के मालिक मिस्टर पियरे ने संध्या को व्यक्तिगत रूप से बुलाया। संध्या, तुम्हारी पेंटिंग्स और तुम्हारी संघर्ष की कहानी ने पेरिस की कला जगत में एक नई जान डाल दी है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी अगली बड़ी प्रदर्शनी की ब्रांड एम्बेसडर बनो। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन मैं जानती हूं कि यह सफर अभी भी आसान नहीं होगा, संध्या ने विनम्रता से जवाब दिया। संध्या पेरिस में सफल हो चुकी थी, लेकिन उसे अपनी जड़ों से प्यार था। उसने निर्णय लिया कि वह कुछ समय के लिए भारत वापस जाएगी। मां और अर्जुन भैया को देखकर मुझे फिर से ऊर्जा मिलेगी और शायद मैं अपनी कला को वहां के लोगों तक भी पहुंचा सकूं, उसने सोचा। उसने मिस्टर पियरे से कहा, मुझे कुछ समय के लिए भारत जाना होगा।
वहां कुछ अधूरे सपने हैं जिन्हें पूरा करना है। तुम्हें जहां जाना हो जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारी कला को अब दुनिया का मंच मिल चुका है, मिस्टर पियरे ने कहा। जब संध्या भारत वापस आई तो रंजना और अर्जुन ने उसे खुशी से गले लगा लिया। तूने हमें गर्व महसूस कराया है बेटी, पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन कर दिया, रंजना ने कहा। लेकिन अर्जुन ने हल्की चिंता भरी आवाज में कहा, संध्या, यहां सब कुछ शांत लग रहा है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। मुझे अब भी लगता है कि सुदीप का गिरोह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। संध्या ने गंभीरता से जवाब दिया, भैया, मैं डर कर नहीं जी सकती, लेकिन हमें साथ रहना होगा और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। भारत लौटने के बाद संध्या ने अपने पुराने ट्यूटर मिस शुभ्रा से मुलाकात की। संध्या, तुम्हारी सफलता ने यहां के कलाकारों को नई उम्मीद दी है। मैं चाहती हूं कि तुम एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन करो, जहां युवा कलाकार अपनी कला को दिखा सकें। यह एक शानदार विचार है मैडम। मैं हर उस युवा के लिए कुछ करना चाहती हूं जो संघर्ष कर रहा है, संध्या ने कहा। इस बीच अर्जुन ने भी अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों के खिलाफ गवाही दी, जो अभी भी अपराध में लिप्त थे। अब मैं सचमुच चाहता हूं कि हमारे परिवार को किसी खतरे का सामना न करना पड़े, अर्जुन ने संध्या से कहा। हालांकि सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे शहर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां बढ़ने लगी। कुछ लोग हमारे मोहल्ले में बार बार अजनबियों की तरह आ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वे हमें देख रहे हैं, अर्जुन ने रंजना से कहा। एक दिन जब संध्या अपनी नई पेंटिंग के लिए बाजार में कुछ सामान लेने गई थी, तो एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग उसके पास आए। तुमने सोचा कि सुदीप का खेल खत्म हो गया? तुम गलत हो, उनमें से एक ने कहा। उन्होंने संध्या के हाथ से उसका बैग खींचने की कोशिश की, लेकिन संध्या ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। तुम लोग मुझे डरा नहीं सकते, उसने कहा और एक पत्थर उठाकर मोटरसाइकिल के पीछे बैठे आदमी पर फेंका। लेकिन इससे पहले कि वे उसे और नुकसान पहुंचा पाते, एक पुलिस वैन वहां पहुंच गई और वे भाग निकले। इस घटना के बाद इंस्पेक्टर सतीश ने तुरंत संध्या और उसके परिवार से मुलाकात की। हम जानते थे कि सुदीप का गिरोह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वह जेल में रहते हुए भी अपने साथियों को निर्देश दे सकता है, उन्होंने कहा। तो क्या हमें फिर से खतरे में रहना होगा? रंजना ने घबराई आवाज में पूछा। आप चिंता ना करें, हम आपकी सुरक्षा के लिए चौकसी बढ़ा देंगे, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। इस हमले ने संध्या को और भी मजबूत बना दिया। उसने सोचा, अगर मैं फिर से डर कर पीछे हट गई तो मेरे संघर्ष का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसने अपने काम में और मेहनत करनी शुरू कर दी। उसकी नई पेंटिंग्स अब न केवल कला के लिए, बल्कि उसके जीवन के संघर्षों की कहानियां भी कहने लगी। एक रात जब संध्या अपने स्टूडियो में काम कर रही थी, उसे दरवाजे के नीचे एक कागज का टुकड़ा मिला। तुम्हारा अंत नजदीक है, यह शहर तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, संध्या ने कागज को पढ़कर अर्जुन को दिखाया। यह लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, अर्जुन ने कहा। प्रफुल्ल, जो अभी भी संध्या के संपर्क में था, ने सुझाव दिया, हमें एक बड़ी योजना बनानी होगी। अगर सुदीप का गिरोह अब भी सक्रिय है, तो हमें उनका जाल बिछाकर पकड़ना होगा। लेकिन कैसे? अर्जुन ने पूछा। हम एक नकली सौदा करेंगे। यह गिरोह पैसों के लालच में फंस जाएगा और तभी हम उन्हें पकड़ सकते हैं, प्रफुल्ल ने कहा। एक खतरनाक खेल की शुरुआत। संध्या ने तय किया कि वह खुद इस योजना में शामिल होगी। यह मेरी लड़ाई है, मुझे इसमें हिस्सा लेना ही होगा, उसने कहा। यह बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम्हारे बिना यह योजना सफल नहीं हो सकती, प्रफुल्ल ने स्वीकार किया। संध्या, अर्जुन और प्रफुल्ल ने पुलिस के साथ मिलकर सुदीप के गिरोह को पकड़ने के लिए एक नकली सौदे की योजना बनाई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गिरोह के बाकी सदस्यों को एक स्थान पर इकट्ठा करना और उन्हें गिरफ्तार करना था। हम सुदीप के आदमियों तक यह संदेश पहुंचाएंगे कि एक बड़ी पेंटिंग की चोरी की योजना है, जिसमें उन्हें भारी रकम मिलेगी, प्रफुल्ल ने समझाया। और मैं वह कलाकार बनूंगी जिसकी पेंटिंग्स चोरी होनी है, संध्या ने आत्मविश्वास से कहा।
इंस्पेक्टर सतीश ने सहमति जताई, लेकिन चेतावनी दी, यह योजना खतरनाक है, हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। इस योजना के तहत संध्या ने खुद को एक मासूम और लापरवाह कलाकार के रूप में दिखाने का नाटक किया। उसने अपने सोशल मीडिया और कला आयोजकों के बीच खबर फैलाई कि वह एक बड़ी प्रदर्शनी की तैयारी कर रही है, जिसमें उसकी सबसे कीमती पेंटिंग्स प्रदर्शित होंगी। यह खबर सुदीप के गिरोह तक जरूर पहुंचेगी और उन्हें लगेगा कि यह उनके लिए एक सुनहरा मौका है, अर्जुन ने कहा। सुदीप के गिरोह की तैयारी। दूसरी ओर सुदीप के गिरोह के बचे हुए सदस्य इस खबर को सुनकर सक्रिय हो गए। अगर यह पेंटिंग्स हमें मिल गई तो हम दोबारा ताकतवर बन सकते हैं, गिरोह के एक सदस्य ने कहा। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह पुलिस जाल हो सकता है, दूसरे ने आशंका जताई। चुप रहो, अगर हम हर बार डर कर काम करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, गिरोह के नेता ने जवाब दिया। संध्या और पुलिस ने मिलकर एक सुनसान और सुरक्षित स्थान को चुना, जहां यह नकली प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। यह स्थान इतना अलग है कि कोई भी इसे असली प्रदर्शनी समझेगा, प्रफुल्ल ने कहा। संध्या ने अपनी कुछ पुरानी पेंटिंग्स को प्रदर्शनी में रखने का फैसला किया। हालांकि वे बहुत मूल्यवान नहीं थीं, लेकिन उनके आसपास का माहौल ऐसा बनाया गया कि उन्हें देखने वाले उन्हें अमूल्य समझे। प्रदर्शनी के पहले दिन संध्या ने अपनी पेंटिंग्स को बहुत आकर्षक तरीके से सजाया। आयोजन स्थल के चारों ओर पुलिस तैनात थी, लेकिन वे साधारण कपड़ों में थे ताकि किसी को शक न हो। हम हर कोने पर नजर रखेंगे, जैसे ही वे आएंगे हम उन्हें घेर लेंगे, इंस्पेक्टर सतीश ने अपनी टीम को निर्देश दिया। रात के समय गिरोह के कुछ सदस्य आयोजन स्थल पर पहुंचे। वे साधारण दर्शकों के बीच घुल मिल गए और पेंटिंग्स का जायजा लेने लगे। ये पेंटिंग्स वाकई कीमती लगती है, हमें आज रात ही इन्हें हासिल करना होगा, उन्होंने आपस में कहा। संध्या ने महसूस किया कि कुछ लोग बार बार पेंटिंग्स के पास जाकर संदिग्ध हरकतें कर रहे थे। उसने प्रफुल्ल को इशारा किया, वे यही हैं, हमें सावधान रहना होगा। उसने फुसफुसाते हुए अपनी टॉकी पर इंस्पेक्टर सतीश को सूचना दी। वे अब हरकत में हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि वे अपनी योजना पूरी तरह जाहिर करें। आधी रात के करीब जब प्रदर्शनी समाप्त होने वाली थी, गिरोह के सदस्यों ने हमला कर दिया। उन्होंने पेंटिंग्स को निकालने की कोशिश की और आयोजकों को धमकाया। कोई भी हिला तो जान से जाएगा, एक ने चिल्लाकर कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेंटिंग्स उठाई, पुलिस ने चारों ओर से उन्हें लिया। तुम सब गिरफ्तार हो, इंस्पेक्टर सतीश ने कहा। गिरोह के सदस्य चौंक गए, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की। उनमें से कुछ ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। अर्जुन, जो वहां सुरक्षा की निगरानी कर रहा था, ने गिरोह के एक सदस्य को पकड़ लिया जो पीछे से भागने की कोशिश कर रहा था। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, अर्जुन ने उसे काबू में करते हुए कहा। प्रफुल्ल ने एक और सदस्य को पेंटिंग्स लेकर भागने से रोका। उसने उसे जाल में फंसाने के लिए नकली दरवाजे की ओर भेजा, जहां पुलिस पहले से इंतजार कर रही थी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद पुलिस ने गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। अब यह गिरोह खत्म हो चुका है, इंस्पेक्टर सतीश ने गर्व से कहा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो संध्या ने अपनी मां और अर्जुन को गले लगाया। मुझे पता था कि हम यह लड़ाई जीतेंगे, उसने कहा। तूने हमारी जिंदगी में फिर से रोशनी ला दी बेटी, रंजना ने कहा। अगले दिन संध्या ने अपनी एक और नई पेंटिंग बनाई। इसमें उसने अपने संघर्ष और जीत को एक अद्भुत रूप में दिखाया। पेंटिंग का नाम था संघर्ष की ज्योति। संध्या और उसका परिवार वर्षों के संघर्ष के बाद अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। सुदीप का गिरोह पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उनके परिवार पर मंडराने वाला खतरा अब नहीं था। मां, अब हमें एक सुकून भरी जिंदगी जीनी चाहिए, संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। रंजना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, तूने जो किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब तुझे अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए। संध्या की नई पेंटिंग्स का जादू। संध्या ने अपने अनुभवों को अपने चित्रों के माध्यम से दुनिया के सामने रखना शुरू कर दिया। उसने एक नई श्रृंखला शुरू की जिसका नाम था संघर्ष के रंग।
हर पेंटिंग में उसने अपने जीवन के एक खास पल को चित्रित किया। पहली पेंटिंग में उसने वह रात दिखाई जब उसे हवेली में कैद किया गया था। दूसरी पेंटिंग में उसने अपने साहस और प्रफुल्ल की मदद से भागने की कहानी को उकेरा। तीसरी पेंटिंग में अर्जुन के प्रायश्चित और उसकी बहादुरी को दिखाया गया। यह पेंटिंग्स केवल कला नहीं है, यह मेरे जीवन की कहानी है, उसने एक पत्रकार से कहा जो उसका इंटरव्यू लेने आया था। अर्जुन, जो अब तक अपने गलत अतीत से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को वापस पा रहा था। उसने एक छोटी दुकान खोली जहां वह पेंटिंग का सामान और स्टेशनरी बेचने लगा। अब मैं अपनी मेहनत से परिवार का सहारा बनना चाहता हूं, उसने रंजना से कहा। एक दिन संध्या को पेरिस से मिस्टर पियरे का फोन आया। संध्या, हमें गर्व है कि तुमने इतनी जल्दी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हम चाहते हैं कि तुम एक अंतरराष्ट्रीय कला टूर का हिस्सा बनो। लेकिन मां, मैं तुम लोगों को छोड़कर इतनी दूर कैसे जा सकती हूं? रंजना ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, यह मौका बार बार नहीं आता, यह तुम्हारी मेहनत का फल है, हमें तुम पर गर्व है। संध्या ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने अपने काम को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शित करने की तैयारी शुरू की। पहला पड़ाव था लंदन, जहां उसकी पेंटिंग्स को आधुनिक भारतीय कला का प्रतीक कहा गया। दूसरा पड़ाव था न्यूयॉर्क, जहां उसकी पेंटिंग्स ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। यह मेरे लिए सपने जैसा है। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरी पेंटिंग्स इतनी दूर तक पहुंचेंगी, उसने कहा। लेकिन इस सफलता के बीच संध्या को कभी कभी ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। यह मेरी कल्पना है या फिर कुछ और, उसने खुद से पूछा। लंदन में उसे एक अजनबी बार बार उसके होटल के पास दिखता। न्यूयॉर्क में किसी ने उसकी पेंटिंग्स की तस्वीरें खींची और उसे एक गुमनाम ईमेल भेजा। तुम जितना दूर जाओगी, अतीत तुम्हारे पीछे रहेगा। संध्या ने तुरंत यह बात प्रफुल्ल को बताई। मुझे लगता है कि यह कोई मजाक नहीं है, हमें इसे गंभीरता से लेना होगा, प्रफुल्ल ने कहा। प्रफुल्ल ने अपने कुछ संपर्कों के जरिए इस गुमनाम संदेश के पीछे का सच जानने की कोशिश की। न्यूयॉर्क के एक बड़े कला कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने संध्या से संपर्क किया। तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन क्या तुम यह जानती हो कि तुम्हारे संघर्ष की कहानी अब भी अधूरी है? संध्या चौंक गई। आप कौन हैं और आप यह क्या कह रही हैं? मैंने तुम्हारे खिलाफ एक साजिश की योजना सुनी है, यह सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने कहा और तुरंत वहां से चली गई। यह सुनकर संध्या के मन में फिर से डर घर करने लगा, लेकिन उसने अपने आप से कहा, मैं अब पीछे नहीं हट सकती। मैंने हर मुश्किल का सामना किया है और आगे भी करूंगी। अंतरराष्ट्रीय कला टूर खत्म होने के बाद संध्या ने भारत लौटने का फैसला किया। मुझे लगता है कि घर पर रहकर मुझे इन सब बातों का हल निकालना चाहिए, उसने प्रफुल्ल से कहा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेली नहीं हो, प्रफुल्ल ने उसे भरोसा दिलाया। भारत लौटने के बाद संध्या को कई बार ऐसा महसूस हुआ कि उसे देखा जा रहा है। मां, क्या आप देख रही हैं कि हमारे घर के आसपास कुछ अजीब हरकतें हो रही हैं? उसने रंजना से पूछा। रंजना ने सहमति जताई। हां बेटी, ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है। एक सुबह अर्जुन को दुकान के दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, तुमने सोचा था कि सब खत्म हो गया, असली खेल अब शुरू होगा। अर्जुन ने चिट्ठी को तुरंत संध्या को दिखाया। हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, यह सुदीप के गिरोह का कोई बचा हुआ सदस्य हो सकता है, उसने कहा। प्रफुल्ल ने सुझाव दिया कि वे इंस्पेक्टर सतीश से मिले। हमें किसी भी तरह इस रहस्य को सुलझाना होगा। अगर यह कोई नया खतरा है तो हम इसके लिए तैयार रहना होगा, उन्होंने कहा। अर्जुन को जो चिट्ठी मिली थी उसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। यह कोई साधारण धमकी नहीं है, वे लोग अब भी हमारे पीछे हैं, अर्जुन ने गुस्से से कहा। रंजना ने सहमे हुए स्वर में कहा, क्या यह सब कभी खत्म नहीं होगा? मैंने सोचा था कि सुदीप और उसका गिरोह खत्म हो चुका है। मां, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमने पहले भी उनका सामना किया है और हम फिर करेंगे, संध्या ने दृढ़ता से जवाब दिया। संध्या और प्रफुल्ल ने तुरंत इंस्पेक्टर सतीश से संपर्क किया।
यह चिट्ठी एक बड़ा संकेत है। हमें यह समझना होगा कि यह कौन भेज रहा है और क्यों। सतीश ने गंभीरता से कहा। उन्होंने चिट्ठी को फॉरेंसिक टीम के पास भेजा। हम इसे जांच के लिए भेजेंगे। यह लिखावट, कागज की गुणवत्ता और बाकी चीजों से हमें इसके पीछे छिपे व्यक्ति का पता लगाने में मदद मिलेगी। संध्या ने अपने पुराने अनुभवों को याद करते हुए गिरोह के कुछ बचे हुए सदस्यों के बारे में सोचना शुरू किया। हमने सुदीप को पकड़ा, लेकिन उसके कई साथी भागने में सफल रहे थे। क्या यह उन्हीं में से कोई हो सकता है? उसने प्रफुल्ल से पूछा। संभव है, लेकिन हमें यह जानना होगा कि यह व्यक्ति कौन है और वह तुम्हें क्यों निशाना बना रहा है। प्रफुल्ल ने जवाब दिया। प्रफुल्ल ने अर्जुन के साथ मिलकर चुपचाप उन लोगों का पीछा करना शुरू किया जो उनके घर के आसपास मंडरा रहे थे। देखो, वह आदमी दूसरी बार यहां आया है, अर्जुन ने एक अजनबी की ओर इशारा करते हुए कहा। हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें यह पता लगाना होगा कि वह कौन है, प्रफुल्ल ने कहा। एक रात जब वही अजनबी उनके घर के पास मंडरा रहा था, अर्जुन ने उसका सामना करने का फैसला किया। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने उसे जोर से धमकाते हुए पूछा। अजनबी घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। मुझे मत मारो, मैं सिर्फ किसी के कहने पर तुम्हारे घर के आसपास नजर रख रहा था, उसने कांपते हुए कहा। किसके कहने पर? सच बताओ, वरना पुलिस तुम्हें ले जाएगी, प्रफुल्ल ने सख्त लहजे में कहा। अजनबी ने डरते हुए कहा, मुझे एक आदमी ने पैसे दिए थे। उसने कहा था कि मैं यहां रहकर नजर रखूं। मुझे नहीं पता वह कौन था। अजनबी के बयान ने इस बात की पुष्टि कर दी कि कोई साजिश रच रहा है। यह मामला और भी गहरे हो गया है। यह केवल धमकी देने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है, इंस्पेक्टर सतीश ने कहा। इन सब तनाव के बावजूद संध्या ने अपनी कला को नहीं छोड़ा। उसने अपनी भावनाओं और डर को अपनी अगली पेंटिंग में उकेरा। इस पेंटिंग में उसने एक लड़की को दिखाया जो घने जंगल में अकेली खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में साहस की चमक है। पेंटिंग का नाम था साहस का चिराग। तुम्हारी यह पेंटिंग सिर्फ एक चित्र नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है, प्रफुल्ल ने तारीफ की। एक शाम जब संध्या स्टूडियो से घर लौट रही थी, तो अचानक एक काली गाड़ी उसकी ओर तेज रफ्तार से आई। संध्या ने तुरंत किनारे हटकर खुद को बचाया, लेकिन गाड़ी ने उसे डराने के लिए करीब आकर ब्रेक लगाया और तेजी से चली गई। यह सीधा संदेश है कि वे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, उसने अर्जुन और प्रफुल्ल को बताया। इस बार इंस्पेक्टर सतीश ने ठान लिया कि वे इस साजिश को जड़ से खत्म करेंगे। उन्होंने अपने कुछ अधिकारियों को संध्या और उसके परिवार की सुरक्षा में तैनात कर दिया। हम इस बार उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे, उन्होंने कहा। एक रात संध्या को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। तुमने अब तक जो जीता है वह तुम्हारे खिलाफ होगा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, संध्या ने शांत स्वर में जवाब दिया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी तो तुम गलत हो। मैंने डर को हराया है और मैं तुमसे भी लड़ूंगी। इंस्पेक्टर सतीश की टीम ने चिट्ठी और कॉल की जांच के जरिए यह पता लगाया कि साजिश रचने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुदीप का छोटा भाई अंशुल था। अंशुल हमेशा सुदीप का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। उसने सुदीप के गिरोह के खत्म होने के बाद चुपचाप अपनी गतिविधियां शुरू कर दी, सतीश ने बताया। अंशुल ने अपने गिरोह को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की। उसका उद्देश्य सिर्फ संध्या और उसके परिवार को खत्म करना नहीं था, बल्कि अपने भाई की गिरती साख को दोबारा स्थापित करना था। इस बार वे मुझे नहीं रोक पाएंगे, अंशुल ने अपने साथियों से कहा। पुलिस ने अब एक बड़े ऑपरेशन की योजना बनाई। हम अंशुल को उसके अड्डे पर घेरेंगे, इस बार वह बच नहीं पाएगा, सतीश ने कहा। अर्जुन और प्रफुल्ल ने भी इस ऑपरेशन में मदद करने की पेशकश की। यह हमारी लड़ाई भी है, हम इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, अर्जुन ने कहा। अंशुल की पहचान और उसकी साजिश सामने आने के बाद संध्या और उसका परिवार एक नई चुनौती के लिए तैयार हो गए। हम अब किसी भी हाल में इस डर को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देंगे, संध्या ने अर्जुन और रंजना से कहा। यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है बेटी, इस बार हम सब साथ खड़े होंगे, रंजना ने गर्व से कहा। इंस्पेक्टर सतीश ने अपनी टीम के साथ अंशुल के ठिकाने का पता लगाने के लिए कई मुखबिर की मदद ली।
हमने सुना है कि अंशुल शहर के बाहरी इलाके में एक बंद गोदाम को अपना अड्डा बना रहा है। वह यहां से अपने नए गिरोह को संगठित कर रहा है, एक मुखबिर ने बताया। अगर यह सही है तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, लेकिन इस बार हमें बहुत सतर्क रहना होगा, सतीश ने कहा। अर्जुन, जो अब पूरी तरह से सुधर चुका था, ने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया। उसने गिरोह के कुछ कमजोर कड़ियों का पता लगाया जो पैसों के लालच में अंशुल के साथ जुड़े थे। वे लोग सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम उन्हें अलग कर सकें तो अंशुल को कमजोर कर सकते हैं, अर्जुन ने सुझाव दिया। इस दौरान संध्या ने अपनी पेंटिंग्स पर काम करना बंद कर दिया था। हर बार ब्रश उठाने पर उसे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगती। क्या मैं सच में इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हूं? उसने खुद से पूछा। लेकिन एक दिन प्रफुल्ल ने उसे समझाया, तुम्हारी कला तुम्हारी ताकत है संध्या। अगर तुम इसे छोड़ दोगी तो यह तुम्हारी जीत नहीं होगी, बल्कि उन लोगों की होगी जो तुम्हें डराना चाहते हैं। संध्या ने उसकी बात को गहराई से महसूस किया और एक नई पेंटिंग शुरू की। इस बार उसने अपने परिवार को एक विशाल पेड़ के रूप में दिखाया, जिसकी जड़ें गहरी थीं और जिसकी शाखाएं हर तूफान का सामना कर सकती थीं। इंस्पेक्टर सतीश ने एक बड़ा ऑपरेशन तैयार किया। हम अंशुल के गोदाम को 3 तरफ से घेरेंगे। हमारी टीम के 2 सदस्य अंदर जाएंगे और गिरोह के काम का पता लगाएंगे। एक बार जब हमें पक्का हो जाएगा कि सभी वहां मौजूद हैं, तो हम छापा मारेंगे। उधर अंशुल को यह एहसास हो चुका था कि पुलिस उसके करीब आ रही है। वे लोग सोचते हैं कि मुझे रोक सकते हैं, लेकिन इस बार मैं पहले से तैयार हूं, उसने अपने आदमियों से कहा। उसने गोदाम के चारों ओर कई गुप्त रास्ते बनवाए थे। अगर वे हमें पकड़ने आए तो हम इन रास्तों से भाग निकलेंगे, और अगर वे ज्यादा पास आए तो उन्हें वहीं खत्म कर देंगे, उसने ठंडी आवाज में कहा। अर्जुन और प्रफुल्ल ने खुद को अंशुल के गिरोह के नए सदस्य के रूप में पेश किया। उन्होंने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया और गोदाम के अंदर घुसने में कामयाबी पाई। यहां काफी हथियार और गोला बारूद जमा किया गया है, अर्जुन ने अपने मोबाइल पर तस्वीर खींचते हुए कहा। प्रफुल्ल ने एक नक्शा बनाया जिसमें गोदाम के गुप्त रास्तों और बाहर जाने के मुख्य द्वार को चिन्हित किया। संध्या ने इस बार खुद भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनने की ठानी। यह मेरी लड़ाई है, मैं इसमें शामिल होकर ही इसे खत्म करूंगी, उसने सतीश से कहा। सतीश ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी दृढ़ता देखकर उसने उसे शामिल करने की अनुमति दे दी। तुम हमारे पीछे रहोगी, किसी भी खतरे में हमें सूचित करना सबसे जरूरी है, सतीश ने कहा। अंततः वह दिन आ गया जब पुलिस ने अंशुल के अड्डे पर छापा मारने की योजना बनाई। रात के समय सतीश और उनकी टीम ने गोदाम को घेर लिया। अर्जुन और प्रफुल्ल अंदर से संकेत देने के लिए तैयार थे। सभी अपनी पोजीशन पर रहो, जैसे ही हमें अंदर से संकेत मिलेगा हम हमला शुरू करेंगे, सतीश ने अपनी टीम को निर्देश दिया। अर्जुन ने अंशुल को व्यस्त रखने के लिए उससे बातचीत शुरू की। यह गोदाम तो बहुत बड़ा है, तुम इसे कैसे संभालते हो? उसने चतुराई से पूछा। अंशुल, जो खुद को चालाक समझता था, अर्जुन पर भरोसा कर बैठा। यह जगह सिर्फ शुरुआत है, मैं इसे अपने भाई के सपनों का पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। इस बीच प्रफुल्ल ने गोदाम के अंदर लगे सुरक्षा कैमरों को निष्क्रिय कर दिया और पुलिस को संकेत दिया। पुलिस ने अचानक 3 दिशाओं से गोदाम पर हमला कर दिया। सभी अपने हथियार डाल दो, सतीश ने चिल्लाया। अंशुल और उसके गिरोह के सदस्य चौंक गए। तुमने हमें धोखा दिया, अंशुल ने अर्जुन और प्रफुल्ल की ओर इशारा करते हुए कहा। यह सिर्फ तुम्हारा अंत नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए न्याय है जिन्हें तुमने नुकसान पहुंचाया, अर्जुन ने जवाब दिया। गोदाम के अंदर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। अंशुल के आदमियों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सतीश की टीम ने उन्हें काबू में कर लिया। अंशुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन प्रफुल्ल ने उसे पकड़ लिया। तुम अब बच नहीं सकते, प्रफुल्ल ने कहा। अंशुल को हथकड़ी पहनाई गई और पुलिस वैन में ले जाया गया। तुम्हारे जैसे लोग सोचते हैं कि वे हमेशा जीत सकते हैं, लेकिन कानून और सच्चाई हमेशा जीतती है, सतीश ने कहा। संध्या ने जब यह देखा कि अंशुल और उसके गिरोह का अंत हो चुका है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, बल्कि उन सभी की जीत है जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, उसने कहा। परिवार की नई शुरुआत। इस घटना के बाद संध्या, अर्जुन और रंजना ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया। संध्या ने कहा, हम अब सिर्फ अतीत के डर में नहीं जीएंगे, अब हमें अपने सपनों को पूरा करना है। प्रिय दर्शकों, कथा अभी यही खत्म नहीं होती। अब हम उन 4 कामों के बारे में जानेंगे जो औलाद को कभी नहीं बताना चाहिए। अपनी पूरी संपत्ति औलाद के नाम न करें। बुढ़ापे में आत्मनिर्भर रहना जरूरी है। अगर आप अपनी पूरी संपत्ति पहले ही औलाद के नाम कर देंगे तो कई बार बच्चे आपकी कद्र करना बंद कर सकते हैं। अपने लिए कुछ बचत और संपत्ति सुरक्षित रखें ताकि आप सम्मान और स्वाभिमान से जीवन जी सकें। हर बात औलाद से साझा ना करें। अपनी निजी समस्याएं, आर्थिक स्थिति और कमजोरी को पूरी तरह बच्चों के सामने जाहिर ना करें। कई बार ज्यादा खुलापन आपकी कमजोरी बन सकता है, जिससे बच्चे आपको हल्के में लेने लगते हैं। समझदारी से सीमाएं बनाए रखें। अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करें। बुढ़ापे में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर औलाद आपके साथ बुरा व्यवहार करती है तो इसे सहन करने के बजाय अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। अपने अधिकारों और जरूरतों के लिए आवाज उठाएं ताकि आपको जीवन के अंतिम वर्षों में भी सम्मान मिले। औलाद का प्यार और साथ मां बाप के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन जब बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता से दूरी बना लेते हैं, उन्हें भावनात्मक रूप से अकेला छोड़ देते हैं, तो यह गलती मां बाप के लिए बेहद कष्टदायक होती है। ऐसी स्थिति में मां बाप टूट जाते हैं और खुद को अनावश्यक महसूस करने लगते हैं। यह 4 बातें ध्यान में रखेंगे तो बुढ़ापे में चैन की रोटी खा सकेंगे। दर्शकों, जिंदगी के इस सफर में सम्मान और आत्मनिर्भरता सबसे जरूरी है। बुढ़ापे में चैन की रोटी वही खा सकता है जो अपनी समझदारी और आत्मसम्मान से फैसले ले। इसलिए अपनी संपत्ति, अपनी बातें और अपने आत्मसम्मान को संभाल कर रखें ताकि आप अपने आखिरी दिनों में भी खुशहाल और सम्मान जी सकें। तो प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रिय दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।